अभी तक हम वेक्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। सिर्फ लास्ट टॉपिक बचता है। ये लास्ट टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जगह पर आप डायरेक्टली यूज देखेंगे और मैं कहूंगा कि इसके बिना वेक्टर इनकम्प्लीट है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यानी हम एक वेक्टर को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? अब अगर रिजोल्यूशन देखा जाए तो एक वेक्टर का रिजोल्यूशन दो तरह का होता है। नंबर 1 2D रिजोल्यूशन एंड नंबर 2 इज 3D रिजोल्यूशन। आप उस वेक्टर को किस तरह से रिजोल्व करना चाहते हैं या वो वेक्टर किस कैटेगरी में आता है जिसके हिसाब से आप उसको रिजोल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं रिजोल्यूशन का बेसिक मतलब। तो देखिए, अगर मेरे पास एक वेक्टर है कोई भी, इमेजिन दिस, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि ये वेक्टर कितने वेक्टर्स से मिलकर बना हुआ है, कितने वेक्टर से मिलकर बना हुआ है का मतलब है कि मैं इस वेक्टर को किस किसके समेशन के फॉर्मेट में, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरह से मैं यहां पर लिख सकता हूं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है गिवन वेक्टर को छोटे छोटे वेक्टर के एडिशन के फॉर्मेट में लिख लेना। इस सिंपल सी बात का मतलब होता है कि क्या एक वेक्टर के लिमिटेड पार्ट्स हो सकते हैं। इमेजिन अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, वेक्टर के छोड़िए, एक स्केलर की बात कर लेते हैं। इमेजिन मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से 5। मैं 5 के कितने छोटे छोटे पार्ट्स बना सकता हूं? कोई जवाब है इस बात का? अगर मुझे कहा जाए 2 पार्ट्स बनाओ तो मेरी मर्जी, मैं इसको 2 प्लस 3 लिखूं, 4 प्लस 1 लिखूं, राइट? कुछ और भी आप चाहें तो 4.1 प्लस 0.9 ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन आप इसको किस तरह से लिखते हैं। इफ यू वांट कि 5 के मुझे 3 पार्ट्स करने हैं तो 5 के 3 पार्ट्स 2 2 1 ऐसा लिखा जा सकता है, या 1,1,3 ऐसा लिखा जा सकता है। ये इंटीजर्स हो गए हैं, राइट? अगर मैं इसमें फ्रैक्शंस यूज करूं तो 0.1 प्लस 0.9 प्लस 4 ऐसा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब एक ही चीज के अगर हम फैक्टर्स करें, अगर हम डिविजन्स करें, अगर हम रिजोल्यूशंस करें, देयर आर इनफाइनाइट वेज, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजोल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो व्हेनेवर वी रिजोल्व अ वेक्टर, तो जिनको रिजोल्व करते हैं उनको, जिनकी टर्म्स में रिजोल्व करते हैं उनको कहा जाता है कंपोनेंट्स। तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं? आंसर इज इनफाइनाइट। कितनी भी पॉसिबल हैं, कितनी भी तरह से आप उसको लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जब हम रिजोल्व करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बताया जाता है। इसका मतलब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें अभी कुछ और भी चीजें बतानी पड़ेंगी अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो हमारे काम का सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन में क्या आता है बच्चों? हमारे काम का आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये कैसे निकाला जाएगा? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर का मतलब यहां पर किस तरह का है कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, तब रेक्टेंगल का सीधा सा मतलब है दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? यानी ऐसे कंपोनेंट जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऐसे कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। इस तरह का रिजोल्यूशन क्रिएट करना है। रेक्टेंगुलर, आप चाहें तो कंपोनेंट की जगह पर रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ऐसे भी हेडिंग लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहां पर पहला केस, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का 2D में, एक वेक्टर का 2 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कैसा रहेगा? तो जैसे मैं यहां पर हेडिंग्स के नाम चेंज कर रहा हूं, यानी कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अब अगर मुझे 2D में रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन चाहिए तब क्या होने वाला है यहां पर देखेंगे हम। तो हमारे पास अगर कोई भी एक वेक्टर है जिसको कहां दिया हुआ है बच्चों? जिसको दिया हुआ है एक
कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हो, यानी इस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस, ठीक है, एक एक्स एक्सिस होगा एंड एक वाई एक्सिस होगा, और हमारे पास यहां होगा एक वेक्टर। इस वेक्टर को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास एक वेक्टर, वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए के कुछ ऐसे पार्ट्स बनाए जाएंगे जिनसे ये वेक्टर ए बनाया जा सके, एंड वो दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मींस व्हाट आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू क्रिएट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। ओके, a1 प्लस a2 की हेल्प से a बनाना है। कंडीशन क्या है, a1 इज परपेंडिकुलर टू a2। अब xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में a1 इज परपेंडिकुलर टू a2 का सबसे सिंपल सा मतलब होता है टेक 1 along x एक्सिस एंड टेक 2 along y एक्सिस। यानी एक कंपोनेंट हम x एक्सिस की तरफ ले सकते हैं, दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ ले सकते हैं। ऐसा करना कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं उसकी बात अभी आपको पता लग जाएगा, बिकॉज ऐसा करना सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा जैसे जैसे हम आगे सोल्व करेंगे। सो हमारे पास जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का हमें कोई एंगल भी गिवन होगा। लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर थीटा डिग्री बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर लेंगे। अब प्रोजेक्शन बड़ा वर्ड है, सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसके टिप से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो अलोंग एक्स एक्सिस हम टिप पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लेंथ ही ax होगी। इन द सेम वे जैसे ही हम इस परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो ये खुद परपेंडिकुलर जो अमाउंट होगा दैट इज द अमाउंट अलोंग y एक्सिस, और ये खुद ay हो जाएगा। ऐसा करना या ऐसा लिखना ही हमें यहां पर ax एंड ay का आइडिया प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि ax एंड ay को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ax और ay कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। इमेजिन अगर आप इसी ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर यानी ay अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो यहां से ay हमारे पास कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू साइन थीटा। नाउ इफ आई राइट cos थीटा इन द सेम डायग्राम, तब हमारे पास होगा ax डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और यहां से ax हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू cos थीटा। ठीक है, ax ay मिल गई। अब ये ax ay वेक्टर तो नहीं लगाया, दैट मींस ये उनके मैग्नीट्यूड्स मिले हैं। मैग्नीट्यूड्स का मिलने का मतलब ही सीधा सीधा क्या हो जाता है कि वेक्टर a कैसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर a को ax इज a वेक्टर cos थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में है ax, अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन हुआ, i कैप प्लस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू j कैप। एंड इस तरह से वेक्टर a को उसके यूनिट वेक्टर फॉर्मेट या 2D रिजोल्यूशन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है एज पर a वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। राइट, सो इसे कहा जाता है 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। समझ गए होंगे एक गिवन वेक्टर के 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर ये दो बातें आपको पता हैं, देन यू कैन रिजोल्व अ गिवन वेक्टर इन 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। राइट, आप उस गिवन वेक्टर को 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिसमें हम 2D रिजोल्यूशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे हम इस बात का
इसके बिहाफ पर हम और भी कई सारी चीजें सीखेंगे, बट जब जरूरत पड़ेगी तब उसके बारे में बात करेंगे। अब सेकंड नंबर पर चलते हैं, यानी 3D rectangular resolution of a vector। 3D rectangular resolution of a vector। अब देखिए, सीधी सी बात है, इसका 3D में हमसे बहुत ही कम चीजें पूछी जाती हैं, राइट। आपको अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो पूरा एक यूनिट आपसे मैथ्स में 3D में पूछा जाएगा, तो जब आप उसको पढ़ लेंगे आपकी 3D की अंडरस्टैंडिंग वैसे ही डेवलप होने वाली है। जैसा कि हम यहाँ पर बेसिक मैथ्स में वेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो 3D को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम ये नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो हम यहाँ पर बस जितना जरूरत भर है उतना ही पढ़ेंगे। तो अगेन इमेजिन वी हैव अ वेक्टर A, बट दिस वेक्टर इज इन 3 डायमेंशन। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे x, y एंड z तीनों एक्सिस के बारे में सोचना होगा, सच एज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। इस पर्टिकुलर 3D कंपोनेंट्स की जरूरत, 3D रिजोल्यूशन की जरूरत हमें नीट में नहीं पड़ती, या ये कहिए कि ना के बराबर। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, अगर आप भूल भी जाते हो इसके बारे में, ध्यान भी नहीं रहता, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3D के लिए अगेन एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार मार्क है, जरूरत नहीं है इसकी बहुत ज्यादा, बट फिर भी ऐसे ही देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहां पर इसको लिखते हैं। सो हमारे पास ये A वेक्टर है, जो कि इमेजिन इफ इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस एंड इट इज मेकिंग गामा विद z एक्सिस। अब अगेन मुझे क्या करना है कि मुझे वेक्टर A को 3 वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों में डिवाइड करना है। और ये तीनों कैसे होने चाहिए? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन कौन होंगे? दैट कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस प्लस कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस प्लस कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, राइट। अब देखिए, इस चीज की कैलकुलेशन हम डायरेक्टली जो हमने 2D में कैलकुलेशन की उससे समझ सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास वेक्टर A x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रखा था? थीटा। तो ax कितना हुआ? ax हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस थीटा। अगर मैं रफली दूसरी साइड में देखूं, यानी ay को इसी तरह से लिखा जाए, तो ay यानी y एक्सिस के साथ a का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो कैन आई राइट इट डायरेक्टली मोड ऑफ a इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। कि क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं कि ay इज इक्वल टू मोड ऑफ a cos 90 माइनस थीटा, एंड देन यहां पर क्या होगा हमारे पास? अगर इसको ओपन किया जाए तो क्या ये जो हमने पहले लिखा था वैसा आ रहा है? डेफिनेटली a mod sin थीटा आ चुका है, राइट। तो आप चाहे तो डायरेक्टली किसकी टर्म्स में? हम डायरेक्टली इन एंगल्स की टर्म्स में, जैसे कि ax, तो a का मैग्नीट्यूड, x के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा, एंड कौन सी डायरेक्शन है? आई कैप, प्लस ay, a का मैग्नीट्यूड, y के साथ कितना एंगल बनाया? बीटा, एंड कौन सी डायरेक्शन है? j कैप, एंड प्लस az के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू cos gamma and the direction is k cap along z axis. So vector A के 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स क्या लिखे जा सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A बाहर इंटू cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड या वेक्टर ऑफ A, वेक्टर A का रिजल्ट रहेगा। समझ आई बात? ठीक है। तो ये है ओवरऑल कुल मिलाकर 3D रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ध्यान रखेंगे, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन सिर्फ किसकी? 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की। इसमें सबसे ज्यादा यूज
इतना ही हो जाता है कि इस वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ध्यान रखेंगे इन चीजों का, राइट। इसमें और भी चीजें होती हैं बट मैं आपको नहीं बता रहा हूं, रीजन जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आप अभी से कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इन चीजों को और भी इलेबोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कहीं पर आपको बहुत ज्यादा वेक्टर के बारे में पढ़ाया गया है, जितना मैंने पढ़ाया है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर लेवल, फॉर योर क्लास, राइट। हमें आज ही पीएचडी नहीं करनी है, इट इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट एग्जाम। तो ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये काम में आता है, सो प्रिपेयर इट, कोई भी